हेलो गाइस, आई एम अभिषेक आनंद। तो कंटिन्यू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट से। यहाँ से मैंने छोड़ा था, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ वापस। अगर नहीं देखा तो पिछला पार्ट देख लो आप लोग। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में पास हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो कंपनीज़ का जितना भी एक्शन था वो सुपरवाइज़ कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। कंपनी के सारा एक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट सुपरवाइज़ कर रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी गवर्नर जनरल और 4 सदस्य ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सुपरवाइज़ कर रहे थे कंपनीज़ के एक्शंस को। और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स का फॉर्मेशन हुआ। तो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर्स थे। फिर गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज़ इन इंडिया। तो अभी मैंने पीछे पीछे बताया था आपको कि गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को चेंज कर दिया गया था गवर्नर ऑफ बंगाल में। तो वापस से अभी गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज़ इन इंडिया। और कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग, नाम याद रखना, वारेन हेस्टिंग थे। तो सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ कहाँ पे? कलकत्ता, फोर्ट विलियम में। और चीफ जस्टिस थे वहाँ के सर एलिजा एम्पे। एंड 3 अदर जज भी थे जिनका नाम चेस्टर लेनिस्टर एंड हाइडे था। और ड्यूअल गवर्नमेंट, दोहरी शासन प्रणाली का अंत हो गया रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। तो मैं समझाता हूँ आपको कि ड्यूअल गवर्नमेंट क्या होता है आखिर। तो ड्यूअल गवर्नमेंट का स्टार्टिंग हुआ था 1765 में, 1772 में जाके एंड हो गया था। तो एक मिनट जस्ट वेट। तो इसमें क्या था, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल है, बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको 2 भाग में बांट दिया गया था। एक निज़ामत में, एक दीवानी में। निज़ामत को कौन कंट्रोल कर रहा था? निज़ाम्स। और दीवानी को कंट्रोल कर रहा था कंपनी। लेकिन क्या हुआ, ड्यूअल गवर्नमेंट जब एंड हुआ 1772 में थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो ड्यूअल गवर्नमेंट एंड हुआ तो जो डायरेक्ट कंट्रोल था ना वो अब चला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल का डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया। और जो नवाब थे उन वो पेंशनर्स बन गए, उनको पेंशन देती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। होप करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। फिर आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कुछ कमियाँ रह गई थी, तो उसको उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए अमेंडिंग एक्ट लाया गया। तो एक पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट आपका है द एक्ट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन इन सुप्रीम कोर्ट, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है उसमें भी अमेंडमेंट लाया गया, उसमें भी चेंजेस लाए गए। उसके बाद आता है पिट्स एक्ट, पिट्स अधिनियम 1784। तो इसमें क्या था, मद्रास और बम्बे का जो प्रेसिडेंसी था वेयर सबॉर्डिनेटेड, यानी अधीन थे। किसके अधीन थे? गवर्नर जनरल इन काउंसिल ऑफ बंगाल, इसके अधीन थे मद्रास और बॉम्बे रेसिडेंसीज, ठीक है। इन ऑल मैटर्स गवर्नर जनरल इन काउंसिल ऑफ बंगाल के अधीन थे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पिट्स एक्ट 1784 के बाद। और बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते थे जिसको 2 भागों में बांट दिया गया पिट्स के बाद, पिट्स एक्ट के बाद। एक कॉमर्शियल एक्टिविटी यानी व्यापारिक कार्य, तो जिसको सुपरवाइज करता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और एक आ गया पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जिसको सुपरवाइज करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। ये आप लिख लेना, नोट कर लेना, अच्छा रहेगा। तो सारे कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया ऐसे। और एक पॉइंट था कि द सर्वेंट ऑफ कंपनी, द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी मतलब कंपनी के अधीन जो भी काम करते थे, कार्यरत थे, उनको फॉरबिड कर दिया गया, एक तरह से बैन लगा दिया कि वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता है। ना ही कोई ना ही कोई ब्राइब ले सकता है, ना ही कोई उपहार ले सकता है किसी से। ये फॉरबिड कर दिया गया था। तो ये इतने सारे एक्ट्स के बाद जो है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक मेजर कंट्रोल मिल गया कंपनी के सारे अफेयर्स के ऊपर। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो इसमें था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सारे एक्सपेंसेस थे, सैलरीज थे, तो वो इंडियन रेवेन्यू से दिए जाते थे, इंडियन रेवेन्यू से जनरेट किया जाता था। और इंडियन रेवेन्यू से दिया, भारतीय राजस्व से दिया जाता। और ऑल लॉज टू बी ट्रांसलेटेड इन इंडियन लैंग्वेज में लॉज को ट्रांसलेट किया जाएगा ताकि सब जान सके कि आखिर क्या लॉ है। कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था
यानी एकाधिकार जो था वो कंटिन्यू किया अगले 20 साल तक, जो कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया था कि 15 साल का राइट ऑफ ट्रेड मिला था, और ये भी बताया गया था कि अगर अच्छा रहा तो उसको 20 साल तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे वही बताया गया। अगले पॉइंट में आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें जो टी का जो ट्रेड था चाइना की ओर, जो ट्रेड होता था चाइना से टी का, उसको छोड़ के सारे जो मोनोपोली थे, सारे एकाधिकार थे, उसको वंचित कर दिया गया, मतलब ख़त्म करने लगे सारे। बस मतलब एक एक्सेप्शन था, टी एंड ट्रेड को छोड़ के सारे मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज़ को परमिशन दे दिया गया कि आप आइए इंडिया, यहाँ पे अपना रिलीजन प्रीच करिए, रिलीजन बढ़ाइए अपना। और 1 लाख पर ईयर अलॉट किया गया टू प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, लिटरेचर वगैरह के लिए इन इंडियन मासेस। तो ये आप नोट कर लो, 1773 से 1857 तक कंपनीज़ का एरा था। तो अभी हम टाइमलाइन से पढ़ रहे हैं, तो अभी 1813 तक पहुँचे हम लोग कि 1813 में क्या क्या हुआ था 1813 के चार्टर एक्ट के मुताबिक। फिर आगे बढ़ते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे उनको चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब ये देख रहे हैं ना, पहले गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे कन्वर्ट होता रहा। ठीक है। और कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, नाम याद रखें आप, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ऑल पावर्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल, ऑल पावर्स जितने भी पावर्स थे वो सेंट्रलाइज कर दिया गया। अब कौन कौन उन पावर्स को हैंडल कर रहा था? गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैंडल कर रहा था उन पावर्स को। और जो पिछले बार यहाँ पे एक छूट दिया गया था ना टी का ट्रेड को, वो भी ख़त्म कर दिया गया। अब सारा जो कि मोनोपोली था, सारा एकाधिकार था, ख़त्म कर दिया गया था। लीगलाइजिंग यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है कि एक राइट था कि आप इंडिया में आके यहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकते, अपना कॉलोनाइजेशन नहीं कर सकते। तो इसको लीगलाइज कर दिया गया कि आप इंडिया में आ सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, रह सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये लीगलाइजेशन हो गया। लॉ मेंबर, नया एक लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया जो कि जिसके पास वोटिंग का पावर नहीं था। एक्सिक्यूटिव काउंसिल में इनको ऐड किया गया ऑफ गवर्नर जनरल। अब ये एक्सिक्यूटिव काउंसिल क्या करता है वो मैं आगे बताऊंगा थोड़ी ही देर में। तो कौन थे वो? इन नाम याद रखना। मैकॉले, फर्स्ट लॉ मेंबर, इनका काम था कॉन्स्टिट्यूटेड द कॉन्डिफिकेशन करना था, लॉ का कॉन्डिफिकेशन करना था कि लॉ अच्छे से लागू हो। इनका ये काम था मैकॉले का। तो अगला पॉइंट है कि प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिकम द मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो अब क्या हो गया, क्या बन गया? द मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स। अब एक चीज़ और इंट्रोड्यूस किया गया, एग्ज़ाम्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ सर्विस चाहिए तो उसके लिए एग्ज़ाम एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का इंट्रोडक्शन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, कलर एटसेट्रा, ये सब नहीं देखा जाता था। तो आपको ये तो बता ही दिया कि लॉ ऑफ कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर कॉन्डिफिकेशन ऑफ लॉज। कि जितने भी लॉ लागू हो रहे थे सही से चल रहे नहीं चल रहे, उनको देखना का एक लॉ ऑफ कमीशन गठित हुआ, जिसके हेड कौन थे? मैकोले थे हेड। तो होप करता हूँ समझ में आया होगा आपको। और जो चार्टर एक्ट है वो आगे जाके आपको बताऊंगा अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।